तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा 9 साल का क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी 350 प्लस क्वेश्चन के साथ। तो मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, मजा आने वाला है। आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा और इससे आप लोगों का अंदाजा भी लग जाएगी क्या मेरे यहाँ तैयारी हो चुकी है और कितना ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पा रही है। सारे वो प्रश्न का आपके अंदर में जज्बा लग जाएगी और मेरे दोस्तों आपको अंदाजा भी आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ये तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव का 9 साल का प्रश्न। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का भी 9 साल का प्रश्न देखना चाहते हैं तो दबा करके सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो आइए सर 350 क्वेश्चन में से आपके सामने पहला क्वेश्चन आकर हाजिर है सर कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। मेरे शेर न्यू भारत में जो पुरातत्व का पिता कहा जाता है उसे हम लोग बोलेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखना मेरे दोस्तों, हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना है एक एक क्वेश्चन को, हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और दयाराम साहनी ने हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और आप बताएंगे सर लॉर्ड कर्जन कौन थे। आइए सर यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने बात किया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखना मेरे भाई, कभी कभी इसका लिखा जाता है कब्रिस्तान, कभी लिखा जाता है शमशान घाट। इसकी खोज किसने किया था? R.D. बनर्जी ने। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। खोज कब हुआ था सर? 1922 में। 350 क्वेश्चन के साथ आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। याद रखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदाड़ो। याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो। कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा से ही हमें मिली है का हलों से जुटे हुए साक्ष्य। कहां से मिली है भाई? कालीबंगा से। लोथल मेरे दोस्तों कहां है? गुजरात में। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है तो लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। लोथल याद रखना है मेरे दोस्तों, अब हमारा लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारा जुड़वा राजधानी है वो आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर हमारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा इंडिका की रचना किसने किया था? जो हमारे इंडिका पुस्तक है आखिर इसकी रचना करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर मेगास्थनीज। याद रखना है मेरे शेर न्यू, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। और मेरे दोस्तों जब आप पूरे सारे क्वेश्चन को 350 क्वेश्चन को जब आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेंगे ना, आपके अंदर में इतनी जज्बा आ जाएगी ना मेरे दोस्तों, आपके अंदर में आग लगेगी। सच बता रहा हूं, इतना सुंदर तरीके से मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, सही ढंग से देखने की कोशिश करें और अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से मैं पॉलिटिकल का भी और जियोग्राफी का भी लेकर आने वाला हूं, ठीक ना? बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना बोले। अगला सर धर्म की शुरुआत किसने किया था? मैंने बताया था मेरे भाई अशोक ने। कलिंग युद्ध हुआ था मेरे भाई, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कहां पे? कलिंग पे। कलिंग कहां है? तो बताएंगे सर कलिंग कहां पे है मेरे भाई? तो बताएंगे सर उड़ीसा में है कलिंग। याद रखना है एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। 30/30, एक भी क्वेश्चन को इधर उधर छोड़ कर नहीं आना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। सबसे पहले याद रखना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर उदयन ने किया था। कौन सा नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे और पुनपुन नदी के किनारे। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अच्छा, वो कौन सा ऐसा शासक थे जिनके मेरे दोस्त अभिलेख में भूमिदान का प्रभाव मिलता है? प्रभावती गुप्त का। किसका मेरे भाई? तो बताएंगे सर प्रभावती गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखना है मेरे दोस्तों कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। लग जाइए, जितना दिन समय बचा हुआ एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों ये समय लौट कर आने वाला नहीं है और हमारा रिजल्ट जब आएगा उस समय सिर्फ एक ही अफसोस होगी, मैंने पूरे साल भर कहां गंवाए। इसलिए जो समय बचा है ईमानदारी पूर्वक से मेहनत कीजिए। मेहनत करवाने के लिए मैं हर एक कदम आगे रहता हूं। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज थे एक विदेशी यात्री थे, वो भारत किसके दरबार में आते हैं? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। कौन किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? सबसे पहले तो याद रखना है मेरे दोस्तों कि कैलाश मंदिर है कहां पे? एलोरा में, जिसे हम लोग बोलते हैं कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में, याद रखना भाई, ठीक ना। तो आपसे पूछा गया है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, कैलाश मंदिर का निर्माण, ये कौन से वंश के शासक ने किया था? तो बताएंगे सर राष्ट्रकूट वंश ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। आइए सर बात करते हैं अगला कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? याद रखना मेरे भाई 18 दिन तक चली थी। कौन सा क्षेत्र में हुआ था गुरुजी? तो बताएंगे कुरुक्षेत्र में। कहां पे मेरे भाई? याद रखिए कुरुक्षेत्र में कौन को लड़ा था? पांडव और कौरव, याद रखना कौरव, याद रखना मेरे भाई, पांडव और कौरव की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? उत्तर वैदिक काल में। कौन सा वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं मेरे शेर सन्नियों? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसको याद रखना है। तो आपसे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो बताएंगे सर मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के। और अभी थकना नहीं है, सफर लंबा है भाई, अभी अटके हुए कितना? 14 में, जाना 350 क्वेश्चन तक है ना भाई। 10 एग्जाम से पहले ये सारे प्रश्न को कर लेना, और है बताना है दम तो इससे बाहर पूछ के दिखाना। भीम ने हिमवदना के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? कौन से विवाह का आखिर संपन्न किए थे आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा गंधर्व। अन्य ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत, सबसे पहले कितना बौद्ध संगीत हुआ था भाई? 4 को बौद्ध संगीत हुआ था। ये 4 बौद्ध संगीत को हम सभी को अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल एक प्रश्न आती है, और कौन सा प्रश्न आएगी ये कोई शिक्षक नहीं बता सकते। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये चारों को अच्छी तरह से कर लेना है। पहला बौद्ध संगीत कहां हुआ था, किसके शासन काल में हुए थे, और कब हुआ था? याद रखना है, 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो बताएंगे सर हमारा राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों? राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? जो हमारा तालवंडी है, इसमें कौन सा प्रसिद्ध संत का जन्म होती है? तो बताएंगे सर गुरु नानक का। किसका मेरे भाई? गुरु नानक का जन्म होती है, याद रखना है। और हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में कि गुरु नानक के जीवनी के बारे में उल्लेख करें, गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में उल्लेख करें, महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में उल्लेख करें, महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में उल्लेख करें। याद रखना, कबीर के बारे में कबीर के जीवनी के बारे में उल्लेख करें, अकबर के बारे में जीवनी का उल्लेख करें। ये जो मैं जितना क्वेश्चन बताया ना, पेपर उठाकर देखिएगा 2017 से लेकर 2024 तक हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक साल। अब कौन से क्या पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं जो एप्लीकेशन में बताया हूं वो चुपचाप से कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। जो हमारा आत्मा है इसका पुनर्जन्म का मुख्य विषय क्या है भाई? तो को याद रखना उपनिषद। क्या भाई? याद रखना उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश का संकलन है कहां पे? सुत्त पिटक में। याद रखना मेरे भाई, जो हमारा गौतम बुद्ध है उन्होंने सबसे पहला जो है उपदेश कहां पे दिया है? सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ में। इस चीज को याद रखना है। गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में हर एक वह प्रश्न हम सभी को आना चाहिए जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है सांची। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरे दोस्तों याद रखना है, मैंने कहा था कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन और भोपाल दोनों आंसर होगी, लेकिन जब दोनों ऑप्शन होगी तो आपको आंखें बंद करके रायसेन लगा देना है। याद रखना है मेरे शेर सरनियों, हमारा क्या हो जाएगी? रायसेन इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर रायसेन ऑप्शन ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे? भोपाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो लगभग मेरे भाई अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। कितना मेरे सरनियों? टोटल हमारे बौद्ध धर्म के जो हमारा शासक थे कौन भाई? अशोक। अशोक ने कुल हमारा लगभग 84,000 जो है स्तूप बनाए थे। ये स्तूप क्या है सर? स्तूप एक प्रकार का हमारा क्या है? टीला है। इस बात को भी याद रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? यानी तहकीक हिंद एक प्रकार का क्या है भाई? किताब है। क्या मेरे शेर सुनियो? तो बताएंगे सर एक प्रकार का हमारा
किताब है। इस किताब में तहकीक हिंद किताब में किसकी यात्रा के बारे में बताया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसमें अल-बिरूनी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अल-बिरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपसे पूछा कि गुप्त वंश में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो बताएंगे सर गुप्त वंश में जो चीनी यात्री भारत आए थे उनका नाम था क्या भाई? तो फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आए थे। तो एक बार आप लोग जल्दी से सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले भाई। अगला है सर फ्रांसवा बर्नियर, जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? देखिए फ्रांसवा, फॉर फ्रांस, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे सरनियों? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है सर, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृतांत में कौन किया था? याद रखना मेरे भाई, भारत में डाक व्यवस्था, दो डाक व्यवस्था थी। एक हमारा उल्लूक, सुन रहे हैं ना? हाँ मैं बात कर रहा हूं आपसे। एक था हमारा उल्लूक, एक था हमारा आसोरही डाक व्यवस्था। आसोरही का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे आज हम क्या करते हैं, हम अपने बातों को कॉल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, मैसेज के माध्यम से पहुंचाते हैं, चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाते। एक जमाना था जब ना तो डाकघर थी ना ही मोबाइल का आता पता था। उस समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने बात को कैसे पहुंचाते थे? तो याद रखना मेरे दोस्तों, चिट्ठी लिखा जाता था और चिट्ठी लिखने के बाद एक घोड़ा होता था, जैसे हमारा पोस्ट मास्टर अभी होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, इसी तरह से आसोरोही होते थे और वही चिट्ठी को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाते थे। एक प्रकार का हमारा हो गया क्या भाई? एक हमारा उल्लूक और एक हमारा आसोरोही डाक व्यवस्था, दोनों को याद रखना है, ठीक ना? तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन यात्रा वृतांत में कौन क्या था? तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन 26 जो है हमारा सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर इब्न बतूता। किसने क्या था? इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? जहांगीर के बारे में आए थे। याद रखना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का सुन लीजिए। अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया? ध्यान से फिर से सुनिए, अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया? इसके बारे में आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी, याद रखना है गुरुजी। अगला क्वेश्चन पे आते 28 पे, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का धर्म हमारा किससे संबंध है? सिख धर्म से। और गुरु नानक के बारे में तो भर भर के क्वेश्चन आती है कि गुरु नानक की जीवनी के बारे में उल्लेख करे। क्या? जीवनी के बारे में उल्लेख करे। अगला है सर सलीम चिश्ती का दरगाह कहां अवस्थित है? जो हमारा सलीम चिश्ती है भाई, वो उसकी दरगाह कहां स्थित है? तो बताएंगे सर आगरा में। कहां पे? सलीम चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? तो बताएंगे अजमेर में। दोनों का अलग है भाई, ठीक ना? सलीम चिश्ती कहा जाएगा तो याद रखना है मेरे दोस्तों आगरा में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहां स्थित है? तो बताएंगे अजमेर में, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंडाल का सही परिचय क्या है? तो अंडाल एक प्रकार का वह अलवार स्त्री थी। अंडाल कौन था भाई? अंडाल कौन थे? तो बताएंगे सर वह एक प्रकार का हमारा स्त्री थी। क्या थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर अलवार एक प्रकार का क्या थे? स्त्री थी। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि काशी में कौन सा प्रसिद्ध संत का जन्म होती है? तो कबीर का काशी में जन्म होती है। याद रखना मेरे भाई, भूलना नहीं है। और एक बात याद रखिएगा 5 मार्क्स में कि कबीर के बारे में, कबीर के जीवनी के बारे में उल्लेख करें, यानी कबीर का पूरा बायोडाटा जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो भी अच्छा काम किए बुरा काम किए, जो सिद्धांत दिए, सारे चीजों को एकदम अच्छी तरह से लिखना है। 5 मार्क्स का आएगा। जैसे बोल रहा हूं ना, ईमानदारी से सुन लीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। याद रखना मेरे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया? तो सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद के नाम से किसे जानते हैं? तो बताएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए सर बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति था हमारा कौन? याद रखें, महान शासक हमारा अकबर। क्या था भाई? अकबर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि गोपुरम का अर्थ क्या है? देखिए मेरे भाई, गोपुरम का संबंध किससे? 1 मार्क्स का आएगा। तो बताएंगे सर मंदिरों से। लेकिन गोपुरम का अर्थ क्या होती है? यह क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 2 मार्क्स का। गोपुरम क्या है, किससे संबंध है? मंदिरों से। 1 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गोपुरम का। याद रखना मेरे भाई कि गोपुरम का अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे सर मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है।
फिर से सुन लीजिए, 2 मार्क्स का आएगा। मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ध्यान से सुनना है। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो बताएंगे सर गजपति। क्या नाम था मेरे सैनियों? गजपति नाम था। एक बार मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, क्या नाम था? गजपति नाम था। क्या? गजपति। आइए सर मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम क्या था? देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा आप सभी को पता है विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। कौन सा नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी किनारे, जिसमें मेरे दोस्तों 4 वंशों ने शासक किए। 4 वंशों ने क्या किए? शासन किए थे। इसको अच्छी तरह से याद रखेगा। 4 वंशों ने शासन किए और इसकी खोज कब हुआ था? 1336 में। किसने क्या था? 2 भाई था, हरिहर राय और प्लस बुक्का राय। दोनों ने मिलकर क्या किए थे मेरे भाई? इस साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया तो बताएंगे सर, याद रखना चंद्रगिरी। क्या नाम था भाई? चंद्रगिरी इनके राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? खतरनाक क्वेश्चन भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पेपर उठाकर देखेंगे 2016 या 17 का, आप पेपर उठाकर देखेंगे क्वेश्चन में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे D2 वैसा ही पूछा गया। तो बताएंगे सर हमारा निकेतन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला कि महानववी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय की भावना की संज्ञा दी? तो बताएं पेज ने। याद रखना मेरे भाई, किसने? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा पेज ने दिया था, ठीक ना। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्ता मलायद किसने लिखी है? तो बताएंगे सर अमुक्ता मलायद लिखने वाला कौन था भाई? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय अमुक्ता मलायद का रचना करने वाला महान व्यक्ति था। और एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उस विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कोई अगर शासक था तो हमारा कौन था? कृष्णदेव राय। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे। दीन ए इलाही धर्म संबंधित है, जो हम सभी को पता है मेरे भाई कि 1581 कब? 1581 को हमारा दीन ए इलाही धर्म को शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा गया क्या कि दीन ए इलाही धर्म जो है वो शुरू करने वाला कौन था? तो सम्राट, याद रखना मेरे भाई, अकबर। क्या थे मेरे दोस्तों? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म क्या था? ये दीन ए इलाही धर्म वो धर्म है जहां पे सभी धर्मों का अच्छे अच्छे बातों को अपने पुस्तक में संग्रहित किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही। याद रखना मेरे भाई, कभी ये ना समझे दीन ए इलाही धर्म खाली एक पुस्तक है, बल्कि ये सोचे दीन ए इलाही धर्म हिंदुओं का पवित्र बातों को लिया गया, मुस्लिम समुदाय के प्रति अच्छे अच्छे बातों को लिए गए, सिख के अच्छे बात लिए गए, गौतम बुद्ध का अच्छे अच्छे बातों को लेकर के हमारा तैयार किया गया दीन ए इलाही धर्म। आइए सर क्वेश्चन नंबर 43 बात है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का प्रयोग सबसे पहले हमारे अकबर ने किया था, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। इस बात को याद रखिएगा, प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? तो जहांगीर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला सेवन किसने किया था, तो सम्राट अकबर ने। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। आयन के अनुसार यानी आयन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें थी, कितने प्रकार की फसल उगाते थे? क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर लगभग 3 प्रकार के फसल उगाए जाते थे। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अब अकबरनामा लीजिए या आयन अकबरी लीजिए, दोनों पूछा गया भाई। 46 में दोनों पूछा गया कि दोनों का अनुवाद करने वाला कौन था? बेबरिज, जेरेट, बलकमैन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। आपसे पूछा गया 47 में कि साम्राज्यवादी इतिहासकार आखिर है कौन? तो बताएंगे सर, याद रखना है मेरे भाई, W.H. गॉरलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर याद रखना है हमारा जो 47 है इसका राइट आंसर होगा क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। जीतल क्या है? याद रखना मेरे भाई, जीतल एक प्रकार का हमारा क्या है? सिक्का है। क्या है भाई? सिक्का है। जीतल एक प्रकार का क्या है गुरुजी? हमारा सिक्का है। इस बात को याद रखिएगा, जीतल एक प्रकार का सिक्का है। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से हम लोग जानते हैं किनको? औरंगजेब को। किनको जानते हैं मेरे शेर सरनियों? तो औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। इसीलिए कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा,
तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, इतना मेहनत करना है बस। मैं चाह रहा हूं ना मेरे भाई कि रिजल्ट के दिन आपके माता पिता का सर नीचे झुकना नहीं चाहिए। किसी के लिए मत पढ़िए, बस अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिन्होंने आपने तपते हुए चूल्हे के अंदर में और तपते हुए धूप में, आपके पिताजी आपके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम सभी का इतना फर्ज तो बनती है कि मेरे पापा माता पिता अगर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारे पीछे इतना मेहनत कर रहे, तो हमारा भी फर्ज बनती है कि मैं उनको अच्छे मार्क्स ला कर दिखाऊं, ताकि उनको भी पता चले कि मैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया हूँ वो सही डायरेक्शन में किए, सही दिशा में किए, दुख ना पहुंचाए रिजल्ट के दिन पे। ठीक है ना भाई, क्योंकि बहुत सारे माता पिता रिजल्ट के दिन में दुखी हो जाते हैं। दुखी तो बाद में होते हैं, सबसे पहले ताना लगाते हैं लोग, है ना भाई। आपके गांव में भी आप अकेले तो नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कोई होंगे, आपके माता पिता को कोई आकर ताना लगाएंगे कि आपके बेटा कितना मार्क्स लाए हैं। वो बेचारे मम्मी झुक जाएगी, वो आपसे पूछेगी उनसे कि आपकी बेटा क्या हुआ, तो वो बेटा कहेगी मेरा बेटा स्कूल टॉपर हुआ है। आपका मम्मी पापा का उस समय अगर सर झुक जाए, कितना दुख की बात है ना भाई। इसलिए ये बात को ख्याल रखना है, और आपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़िए जरूर, है ना। आइए, बाकी सपोर्ट करने वाला तो मैं हूं भाई, डोंट वरी। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? अकबर का, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन में 50 का कि आखिर अकबर का समकालीन कौन था। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। देखता हूं कितना बंदा ये होमवर्क को करके दिखाते हैं। अगला सर, मुगल सम्राट में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है कौन भाई? तो हमारा जलालुद्दीन अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? याद रखना है, जलालुद्दीन अकबर नाम था। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे कि सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का अर्थ होती है शांति। क्या है मेरे श्रेणियों? शांति, सबका शांति, यानी सार्वभौमिक शांति। क्या बताएंगे सर? सार्वभौमिक शांति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? याद रखना मेरे भाई, जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में प्यारे? तो बताएंगे सर जहांगीर के शासनकाल में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा था हमारा चित्रकला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के, याद रखना है भाई, अकबर के आग्रह पर हमारा हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा का राइटर कौन है भाई? गुलबदन बेगम। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सर, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखना है, सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन करने वाला कौन था? अकबर थे। कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखना अकबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दौड़ते हैं सर कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। याद रखना मेरे भाई, बहादुर शाह जफर कहां से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में? तो बताएंगे सर दिल्ली से। कहां से? बोलिए ना भाई मुस्कुरा के, दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से कर रहे थे। और अच्छा लगे तो मेरे शेर शेरनियों आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ भाई, याद रखना भाई, अस्थायी बंदोबस्त जो है हमारा जुड़ा हुआ है। आखिर किससे जुड़ा हुआ है आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बताएंगे मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ रहे ना? अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त के किन्हीं दो लाभ और दो हानियों के बारे में वर्णन करें। यह प्रश्न आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा, इसको याद रखना है भाई। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे सर कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बताएंगे सर हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे बताएंगे मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे कब? 1600 ईस्वी में। सबसे पहले कहां पे अपना फैक्ट्री बसाए थे? सूरत में। कहां पे? सूरत। सूरत कहां भाई? तो याद रखना गुजरात में। ठीक है ना प्यारे? क्यों गुजरात में बसाया था? क्योंकि वह समुद्र के साथ सटा हुआ था। एक बात। दूसरी बात है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से थे? तो बताएंगे सर 5वीं रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? 5वीं रिपोर्ट। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? दक्कन दंगा आयोग होता है मेरे भाई कब? तो बताएंगे 1875 को। कब होती है दक्कन दंगा आयोग? 1875 को होती है। इस बात को भी ख्याल रखना है। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले 1800 विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो बताएंगे सर 10 मई 1857 को शुरू होती है। कहां से?
मेरठ से, इसको ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। मेरठ से शुरू होती है। तो 1857 के विद्रोह के कानपुर से आखिर नेतृत्व करने वाला कौन था? कहां से पूछा गया मेरे भाई? कानपुर से नेतृत्व करने वाला था हमारा नाना साहब। कौन थे? नाना साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला प्रश्न पे कि मेरठ छावनी में सिपाही विद्रोह ने कब विद्रोह कर दिया था? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक्चुअली देखिए 10 मई 1857 को क्रांति कर दिया था, लेकिन प्लान बना के रखा था 30 मई को। यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस कारण से भारत हमारा 1857 की क्रांति में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। समझ में आ रहे? एक्चुअली क्रांति का डेट रखा गया था हमारा 30 मई को, लेकिन उससे पहले ही क्या कर दिया? हमलावर कर दिया था। इस कारण से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, अन्यथा भारत हारते नहीं है। भारत उसी समय भारत को आजादी मिल जाती, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं, अगला प्रश्न है सर, अगला क्वेश्चन है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सर फिरंगी हमारा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? फिरंगी। प्यारे याद रखना है, अरबी भाषा का शब्द है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? तो बताएंगे सर याद रखना, बख्त वाली, मर्दन सिंह, बोधन दोवा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। टोटल बाबू 350 प्लस क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना है। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल भागकर चले गए थे? जैसे 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, उसके बाद दो ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने भागकर नेपाल चला गया था। एक था हमारा नाना साहब, एक था हमारा बेगम हजरत महल। मेरे भाई बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व कर रहे थे? लखनऊ से, आवध से। याद रखना, कई बार यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया है? तो बताएंगे सर हमारा बेगम हजरत। आवध से किसने किया है? बेगम हजरत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दौड़ते हैं सर 72 पे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा है? वीडी सावरकर। याद रखना है मेरे भाई, किसने सबसे पहले कहा था? वीडी सावरकर। क्या कहा था मेरे भाई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम युद्ध किसने कहा था? तो मजूमदार। दोनों में अंतर है, हाँ, सिर्फ रट्टा लगाए मत। अगर आपसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा तो वीडी सावरकर, अगर प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो आर.सी. मजूमदार, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे 73 है सर कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। आप सभी को पता है कि हमारा देश की राजधानी पहले कोलकाता थी, बाद में जाकर दिल्ली हुआ, लेकिन कब हुआ? तो बताएंगे सर 1911 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1911 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, कोई ना सोचे 1912 हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में जिस वर्ष के उपरांत यानी भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में, ये 5-5 साल बाद होता था, लेकिन ये जनगणना सफल नहीं हो पाई। भारत में पहली बार जो सफल जनगणना होती है मेरे भाई वो 1881 में होती है। कब होती है? 1881। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1881 जो हमारे देश का, हमारे भारत का पहला जनगणना थी 10 के आधार पर, वह किस राजा के शासन काल में किए गए थे? याद रखना है भाई, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कल ही बताया हूं मैं क्लास में, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे सर, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारतें हैं? खतरनाक क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसलिए बार बार कहता हूं ना प्यारे, अगर चाहते हैं कि 30 में 30 मेरा आए तो PYQ को देखिए, PYQ को देखिए। PYQ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण है भाई, इसलिए कहता हूं बार बार PYQ को देखिए। आपसे क्या पूछा गया? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारतें हैं? नव गॉथिक शैली। याद रखना भाई, विक्टोरिया टर्मिनल कौन सी शैली का उदाहरण है? नव गॉथिक शैली। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी है, गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो बताए इंडो सारासैनिक शैली। क्या बताएंगे? इंडो सारासैनिक शैली। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई कि महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? तो इसी में बताएंगे। माई का मतलब मेरा जीवन के बारे में सारा चीज इसमें उल्लेख किया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 78 पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अब क्वेश्चन नंबर 78 पे अगर हम लोग बात करें कि गांधी इरविन समझौता आखिर कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ था? 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन, जो हुआ था 1917 में, जब महात्मा गांधी 1915 में जब अफ्रीका से लौट कर आए थे उस समय हुआ था। लेकिन मेरे भाई आपसे पहला आंदोलन नहीं पूछा है, याद रखना है,
पहला आंदोलन नहीं पूछा गया है, पहला आंदोलन नहीं पूछा गया है। अगर पहला आंदोलन रहता तो आंख बंद करके मार देते चंपारण का आंदोलन। हमारा आंसर सही नहीं भाई। यहां पे लिखा है जन आंदोलन, तो बताएंगे सर हमारा असहयोग आंदोलन। हमारा भारत का और महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जन आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन, जो शुरू किया गया था 1920 में। और मेरे दोस्तों चोरी चोरा कांड खतरनाक हुई थी, इस कारण से 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन खतरनाक था इसलिए धीरे से बताया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो बताएंगे सर 1920 में शुरू किया था हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक ना। आइए सर अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? आप सभी को मैं बताया 1920 में, अभी बताया असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना भाई। क्या बताए? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और वापस लिया गया था 1922 में। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है पुनः समझौता कब हुआ था, तो बताएंगे सर हमारा 1932 को होती है। पुनः समझौता कब होती है? 1932 को हमारा पुनः समझौता होती है, जिसे हम लोग पुनः पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? सफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथि चौक। ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं भाई होमवर्क के रूप में। 2 क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन का नंबर लिखकर जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन सही रहा तो मैं स्टार का सिंबल लगा दूंगा, मतलब समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। किसके नेतृत्व में? राजकुमार शुक्ल, जो आप सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश कोर में इंडिगो चैप्टर। इंग्लिश कोर में इंडिगो चैप्टर पढ़े होंगे, है ना भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? याद रखना मेरे भाई 99% स्टूडेंट्स जाएंगे 5 फरवरी 1922 मारेंगे और वापस लौट कर आ जाएगा। 5 फरवरी 1922 मारेंगे और वापस चला आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों मत मारिए, याद रखना है हमारा जो चोरी चोरा कांड होती है 1922 को होता है, फरवरी महीना का दिन होता है, लेकिन 4 फरवरी को होता है। समझ में आई? ये ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं हमारे एग्जामिनर कि कौन से स्टूडेंट्स ने बेसिक पार्ट को पढ़े और कौन रट्टा लगाया है। समझ में आ रही है ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। थकना नहीं भाई, अभी मंजिल दूर है भाई। नमक कानून किसने तोड़ा? आपसे पूछा गया नमक कानून किसने तोड़ा, तो बताएंगे सर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? खतरनाक क्वेश्चन, याद रखना मेरे भाई। नारा और हमारा नाम का उपनाम, ठीक है ना, जिससे खान अब्दुल गफ्फर खान का सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, है ना भाई। जैसे आप भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। उड़न परी, क्या मेरे भाई? उड़न परी किसे जाना जाता है जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन आपसे पूछा गया शहीद आजम के नाम से हम लोग सरदार भगत सिंह को जानते हैं। किसको मेरे भाई? सरदार भगत सिंह को हम लोग जानते हैं शहीद आजम के नाम से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? याद रखना मेरे भाई दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर। अगला एक सर फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फर खां को। याद रखना है खान अब्दुल गफ्फर खां को हम लोग क्या जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था? सबसे पहला तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला कौन था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखना है मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? हमारा सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कहां पे क्या था? सिंगापुर। कहां पे क्या था? तो बताएंगे सर सिंगापुर में क्या था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो बताएंगे सर हमारा लेबर पार्टी की सरकार थी। किसका? लेबर पार्टी की सरकार थी। इस बात को भी अच्छे से पता कर लेना है भाई। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? पूरा डेट याद रखिएगा, नहीं भूलना है भाई। 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? A.O. ह्यूम। ये मेरे दोस्तों ये नहीं पूछा जाएगा ये कि कांग्रेस का स्थापना करने वाला A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? फुल नेम ऑफ A.O. ह्यूम। तो बताएंगे सर ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या बताएंगे? ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए सर तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? हमारा भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दौड़ते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बताएंगे सर संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी चुनाव कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। कब बताएं मेरे भाई? 11 दिसंबर 1946 को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर कब स्वीकृत की थी? क्वेश्चन देखिए, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। हाँ, और ऑप्शन भी देखिए, खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक। तो बताएं 16 जून 1946। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताएंगे सर 284 को। कितना भाई? 284 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो बताएंगे सर पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, जरूर बताएं। मैं टोटल आप लोगों का 350 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं और मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि सारा क्वेश्चन बताऊंगा एक वीडियो में। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन बताया, बाकी जो 250 क्वेश्चन बाकी है वो भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सारा स्टूडेंट्स एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर एक वो प्रश्न में बताने के लिए तैयार हो जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होगी। फिर भी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का।